Welcome students, this is class 11th and the subject is political science. So students, you are welcome in the class. So today we are going to start the chapter number 2 and the book is part 1, that is the Constitution at Work. Indian Constitution at Work chapter 2. Chapter name is displayed here. See here I have highlighted the chapter name, Rights in the Indian Constitution. Students, in the last chapter we had discussed thoroughly about the Indian Constitution. You remember what is the Indian Constitution? Actually, Constitution is a set of rules and regulation. Okay. According to these rules and regulation, our country works, our government works, and our citizen enjoys the rights. So today's topic is fundamental rights. Now start from the introduction. A constitution is not only the set of rules and regulation. It is not only the composition of various organs. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सिर्फ इसमें रूल नहीं होते, सिर्फ इसमें ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन नहीं होती. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट, हमारे जो लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ऊपर भी चेक लगाती है, उनकी पावर्स को लिमिट करने के लिए. तो इसके लिए हमारे सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं. सी द कर्सर, उन राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. अब लोगों के पास इतने राइट्स हैं कि वो गवर्नमेंट के गलत काम के अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं. अपने राइट्स के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं. तो इट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कंट्रीज के लोगों के लिए, सिटीजन के लिए कुछ राइट्स रखे हैं जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. नाउ लेट्स सी ये राइट्स कहाँ पे हैं. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना एनलार्ज्ड है, इतना बड़ा है. अब उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, तो उसमें कौन से हिस्से में, क्योंकि उसके 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, तो उसके कौन से पार्ट में? पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे क्या रखे गए हैं? फंडामेंटल राइट्स. तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर दोगे. इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड. कहाँ पे है? पार्ट 3, थर्ड पार्ट में, थर्ड चैप्टर में. तो अब देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है क्या. ओके, इसका हमें बेनिफिट क्या है, इन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, इनका रोल क्या है. और उसके अलावा लास्ट में हम एक देखेंगे टॉपिक, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ड्यूटीज़ भी देता है, सिटीजन के लिए ड्यूटीज़ भी देता है. और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शंस देता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने वर्क करने. तो उनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनका मीनिंग, इंट्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कि फंडामेंटल राइट्स है क्या. कम टू द नेक्स्ट पेज. स्टूडेंट्स, सी द वीडियो टिल द एंड. ओके, एंड ट्राई टू मार्क द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर बुक ऑल्सो. तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक स्टोरी गिवन है. द स्टोरी इज अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स वायलेशन. अगर इन केस हमारे फंडामेंटल राइट्स की कोई वायलेशन, उसके अगेंस्ट कोई काम करता है, तो क्या प्रोविज़न है उस राइट को बचाने के लिए. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न देता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन से, लेजिस्लेचर से या फिर एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर वर्क करती है. तो फिर लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुनवाई भी होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है रियल फॉर्म में. तो पहले हम देखते हैं पहली स्टोरी. ये 1982 की स्टोरी है. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट एंगेज्ड फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स. ओके, देन दीज कॉन्ट्रैक्टर्स employed a large number of very poor construction workers for different parts of the country to build the flyovers, stadiums. तो ये बात करते हैं उस टाइम की 1982 में, जब हमारे कंट्री में एशियन गेम्स होनी थी. तो उसके लिए अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट, जैसे मेरी रोड्स की कंस्ट्रक्शन करनी, क्योंकि बाहर से प्लेयर आते हैं, बाहर से जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं. तो उनके लिए एक फ्लाईओवर, डिफरेंट जगह पे फ्लाईओवर, स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन, रोड्स और बहुत सारी जगह पे ये कंस्ट्रक्शन वर्क की ज़रूरत पड़ी. तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बहुत सारे पुअर वर्कर्स को काम पे रखा. ओके, बट कंडीशन क्या रखी उन्होंने? उनको लेस वेजेस दिए. उनको लेस वेजेस दे के उनके साथ पूरा काम करवाते रहे. इज दैट क्लियर? अब आपको स्टूडेंट्स पता होगा, यू मस्ट हैव
स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट मिले हुए हैं और मैंने पास हमारे राइट्स हैं हमारे कि हम जितना वर्क करें उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी सैलरी लेने का पूरा राइट है, ठीक है। तो अब वो लोग पुअर फार्मर्स क्या कर रहे थे, लेस वेजेस पे वर्क कर रहे थे। देन उस ड्यूरिंग क्या हुआ, अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट दे स्टडीड देयर पुअर कंडीशंस एंड पटिशन्ड द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने उनकी पुअर कंडीशंस के बारे में ऑब्जर्व किया, देखा और इसके बारे में मामला कहाँ पे दर्ज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में फाइल दर्ज कर दी, पटिशन फाइल कर दी। दे आर्ग्यूड that employing a person to work for a less than minimum prescribed wages amounts to begar or forced labor। मतलब अगर किसी को जितनी प्रेस्क्राइब वेजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, लॉ हमें बताता है कि मिनिमम वेजेस इतनी होनी चाहिए, अगर उससे भी कम है तो ये क्या हो गया, जो बेगार या फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवाते हैं, जब बिना पैसे से बेगार बिना पैसे से काम करवाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो गया। कौन सा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ओके, तो फिर कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया और ये निर्देश जारी किए कि जो 1000 वर्कर्स हैं उनको जो निर्धारित प्रिस्क्राइब्ड वेजेस हैं वो मिलनी चाहिए। तो इट मीन्स स्टोरी से क्या पता चला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं, बट द पुअर पीपल, द लोअर क्लास, द वर्कर क्लास, इवन दे डोंट नो अबाउट देयर राइट्स। बट जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं या अवेयरनेस जो वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, तो वो इन चीज़ों के लिए टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाए तो उनको जस्टिस मिलता जरूर है। ओके, देन दूसरी हम देखेंगे एग्जाम्पल, ये एक स्टोरी है मार्शल ललंग। मार्शल ललंग एक पर्सन का नेम है जो असम में रहता है। ओके, असम के शुबरी विलेज में मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे रहता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अक्सर इनका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इस केस में स्टोरी में कौन से लॉ वायोलेट किए गए। पहले वाली वर्कर की स्टोरी में कौन सा लॉ वायोलेट हुआ, हमारा फंडामेंटल राइट में कौन सा वायोलेट हुआ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। Now let's see which right is going to be violated here in case of Marshal Lalang. Okay, so listen the story very carefully. I'll ask the question. You have to answer me in the comment box. Okay, so be alert and listen it very carefully. Marshal Lalang, he was 23 when he was arrested, a resident of Shubri village of Moregaon district of Assam. Marshal के ऊपर केस किया था। Marshal was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bardoli Mental Hospital in Tezpur for treatment। मतलब जब उसको अदालत में पेशी के लिए, ट्रायल के लिए लेके गया, तो लोगों ने उनको ये देखा कि उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है और वो आराम से खड़ा भी नहीं हो सकता उस टाइम, ठीक है। तो उसके लिए उसको एक हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल है, उसको मेंटल हॉस्पिटल जो तेजपुर में है वहाँ पे लेके गए। तो मार्शल वाज ट्रीटेड सक्सेसफुली, वहाँ पे उसका इलाज हुआ। डॉक्टर ने 2 बार, ट्वाइस, दे रोट ट्वाइस टू द जेल अथॉरिटीज, 2 बार उन्होंने जेल अथॉरिटीज को लेटर लिखा कि ये ठीक है। कब लिखा, एक तो 1967 में लिखा, सी द डेट्स वेरी केयरफुली। 1967 में डॉक्टर्स को ने लेटर लिखा कि वो बिल्कुल फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है। फिर दोबारा लेटर लिखा 1996, see the time period 1967 and 1996। तो उन्होंने लिखा कि वो पूरी तरह से फिट है, ट्रायल के लिए रेडी है। तो आप स्टूडेंट्स इस बात से यू कैन हैव द जजमेंट दैट हाउ स्लो प्रोसेस इज देयर इन इंडिया। तो इतना स्लो था कि इतने सालों तक उसको जेल में ही रखा गया, मेंटल हॉस्पिटल में अंडर कस्टडी रखा गया, बट किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Okay, then Marshal Lalang remained in the judicial custody. He was released in 2005. कब लेके गए थे, 1967 में, रिलीज कब हुआ, 2005। अब रिलीज भी कैसे हुआ, हमारी जेल अथॉरिटी ने नहीं उसको रिलीज किया। तो जब वो 77 ईयर्स का था, उसने नियर अबाउट 54 ईयर्स अपने जेल में स्पेंड किए। इतनी लाइफ निकालने के बाद सडनली क्या हुआ कि वहाँ पे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स हैं, उन्होंने आके इंटरवीन किया, देखा
कि ये इतने सालों से इसकी कोई इंस्पेक्शन कुछ नहीं हुआ, इसकी ट्रायल नहीं हुई, इसकी हियरिंग नहीं हुई। तो वो जब इंस्पेक्शन हो रही थी जेल की, तो वहाँ पे उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों ने फिर उसमें केस में दखल दिया, इंटरवीन किया और उसको बाहर रिलीज करवाया। तो देखो ये आप इस केस में क्या स्टोरी है। पहले केस से बिल्कुल अपोजिट है। पहले केस में क्या था, एकदम से सुनवाई होगी और सबको जो उनकी वेजेस थी उसके अकॉर्डिंग उनको जस्टिस मिलेगा। लेकिन इस केस में कि एक पर्सन है, छोटे से उसके ऊपर कोई चार्ज थे, उसके लिए उसको कितने साल, 77 ईयर्स ही हैज टू स्पेंड इन द जेल। सॉरी 77 की एज तक 54 ईयर्स तक उसको जेल में बिताना पड़ा। तो सडनली जब वो रिलीज हुआ, किसकी वजह से रिलीज हुआ, जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स की टीम वहाँ पे आई इंस्पेक्शंस के लिए, तो उन्होंने भी उस केस में दखल दिया। ठीक है, तो तब वो रिलीज हुआ। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपकी जजमेंट क्या है? इट मीन्स कि हमारी कंट्री में जो ट्रायल प्रोसेस है वो इतना स्लो है। तो मार्शल अलंग की पूरी लाइफ निकल गया, अब उसका कौन सा राइट जो था एक्सप्लॉइट हुआ, उसका वायलेशन हुआ। मार्शल्स एंटायर लाइफ वाज वेस्टेड बिकॉज अ प्रॉपर ट्रायल अगेंस्ट हिम नेवर टुक प्लेस। प्रॉपर उसकी पेशी नहीं हुई। Our constitution gives every citizen right to life and liberty. See here, I mark the right. कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको कौन सा राइट दिया? राइट टू लाइफ, सबको जिंदा रहने का हक है। लिबर्टी, आज़ादी का हक है, फ्रीडम का राइट है। तो इट मीन्स हर सिटीजन को राइट है कि जो उनको फेयर ट्रायल है, स्पीडी ट्रायल है, मिलना चाहिए। मतलब जो उनकी पेशी है सही तरीके से, साफ सुथरे तरीके से और स्पीडी वे से होनी चाहिए। लेकिन मार्शल के केस में ऐसा नहीं। When the rights granted by the Constitution are not available in practice, जो Constitution ने rights दिए हैं वो properly practice में implement नहीं हुए। तो it means students हमारे country में Constitution में बहुत अच्छे rights हैं, but actually due to the failure of the system, maybe the failure of the system and the government's implementation, उसकी proper implementation नहीं होती, or you can say it is due to the corruption also or ignorance of the people also. So some rights are being violated. Okay, so now the question is there, मार्शल के केस में which right was being exploited? Okay, आंसर क्या होगा? लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज द थर्ड पेज ऑफ योर चैप्टर। हम इसमें देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स क्या है। व्हाट इज द बिल ऑफ राइट्स? तो हमारे जितने भी राइट्स मिले हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती है। ओके, तो देयरफॉर इट इज ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इनकी एक लिस्ट बनी होती है टू लिस्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उनकी लिस्ट बनी होती है। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स, स्टूडेंट्स सी हियर, मैंने जो मार्क किया है इसके ऊपर मेरा कर्सर है, ध्यान से देखो। Such a list of rights mentioned and protected both things, एक लिस्ट को मेंशन किया होता है और उसको प्रोटेक्ट भी किया होता है, मतलब उसकी सेफ्टी होती है। प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। हमारे बहुत सारे राइट्स होते हैं, लेकिन उनमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन खुद करता है, जो सिटीजन को दिए होते हैं, ऐसे राइट्स की जो लिस्ट है, जो प्रोटेक्टेड लिस्ट है, वो क्या होगी? हमारी बिल ऑफ राइट्स। ओके, so a bill of rights prohibits government from thus acting against the rights of individual and ensures a remedy in case there is violation of these rights। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे राइट्स की अगर वायलेशन हो रही है, गवर्नमेंट जो उनकी अगेंस्ट उनके कुछ वायलेट कर रही है, तो इंडिविजुअल के पास एक रेमेडी है, वो किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गन्स या कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के ज़रिए अपने राइट्स के प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाई फाइलिंग द केस और पटिशन इन द कोर्ट। नाउ स्टूडेंट्स सी, अब ये राइट्स हैं, ठीक है। द राइट्स ऑफ अ पर्सन मे बी थ्रेटन बाय अनदर पर्सन, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनको थ्रेट करती है, उनको वायलेट करती है, किसी का कोई राइट है, तो उसकी उस राइट्स की उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी that government is bound to protect the rights of individual। अब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चूज कौन करता है? लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट की ये वेरी फर्स्ट ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड देयर राइट्स।
तो ये राइट्स गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, कोई इनका ही मेंबर, कोई मिनिस्टर, कोई जज, कोई बड़ा ऑफिसर, अगर यही इसको वायलेट करे तो इन द कोर्स ऑफ देयर फंक्शनिंग मे वायलेट देयर राइट्स ऑफ अ पर्सन, अगर यही उनको करे तो उस केस में हमारे जो सिटीजन है वो क्या करेंगे, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी में अपनी प्लिया दर्ज करेंगे, अपनी पिटिशन फाइल करेंगे और उनको जस्टिस जरूर मिलेगा। तो अब देखते हैं कैसे, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल होते हैं बेसिक राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स। इन फंडामेंटल राइट्स में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उनकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो बनी। तो देखते हैं, जब हमारे मोतीलाल नेहरू, इनकी एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उससे पहले 1928 में जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू जी, कांग्रेस के बहुत अच्छे उस टाइम के लीडर थे, उन्होंने उस टाइम में डिमांड रखी 1928 में कि बिल ऑफ राइट्स होना चाहिए। बिल ऑफ राइट हमने पहले डिस्कस कर लिया। बिल ऑफ राइट्स मीन्स द लिस्ट ऑफ राइट्स विच इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने नेचुरल, और ये जब इंडिया बिल्कुल फ्री हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये नेचुरल बात थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले से जो हमारा प्रिपेयर किया जाएगा उसमें बिल ऑफ राइट्स होंगी, उसकी प्रोविज़न होगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो तरह के ओपिनियंस को लिया। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है उनको इंक्लूड करना, इंक्लूजन। दूसरा ओपिनियन क्या था, प्रोटेक्शन। तो मतलब जब हमारा कंट्री फ्री हुआ, जो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने हमें सजेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो ओपिनियन थे। कौन कौन से दो ओपिनियन थे? एक तो राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को उनको देखना है कि उनको इंक्लूड करना है, इंक्लूजन मतलब उनको इंक्लूड करना है। दूसरा उनको प्रोटेक्ट भी करना है। तो देखो मैं आपको दोबारा से ये सारा एक बार से फिर हाईलाइट किया हुआ है, आप एक बार फिर से इसको देखें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे ओपिनियंस हैं उनको लिया गया और इनको एक लिस्ट किया गया, प्रॉपर इनको एक लिस्ट में रखा गया, मतलब इसको कैटेगरी बनाई गई, स्पेशल फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी चैप्टर 3 में इनको रखा गया। तो ये स्पेशली प्रोटेक्टेड राइट्स है, तो इनको हमने बोला फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या हो गया? तो फंडामेंटल बेसिक हो गया, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड है। ये नहीं कि बाकी के बहुत सारे राइट्स होते हैं, जैसे लीगल राइट्स हैं या कोई सोशल राइट्स हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी लिस्ट सेपरेट है। ये बाकी राइट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बाकी राइट्स को लॉ प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट को खुद कॉन्स्टिट्यूशन, खुद गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम and made special provision for their protection. The fundamental rights are so important that the Constitution itself ensures that they are not violated by any government. तो Constitution खुद प्रोटेक्ट करता है, उनको अश्योर करता है कि गवर्नमेंट का या बड़ा ऑफिसर भी उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। अब देखते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स बाकी राइट से डिफरेंट है। जैसे बाकी ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको लॉ प्रोटेक्ट करता है, उनको लॉ ही एनफोर्स करता है, लेकिन जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशन ही एनफोर्स करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही इनकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लॉ। अब इन लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने लॉ बना दिया उसके बाद ये चेंज हो गए, नो। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना इट्स नॉट ईजी टास्क। ओके, कोई दूसरा इन लॉ को अमेंड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। खुद कॉन्स्टिट्यूशन और इसका जो रिटन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई ना कोई अगर चेंजेस, अमेंडमेंट है तो वो पॉसिबल है, अदरवाइज कोई अकेली जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का कोई पर्सन इसको अकेला चेंज नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। पहले हम बिल ऑफ राइट्स को देखेंगे। ये बिल ऑफ राइट्स एक्चुअली इंडिया के अलावा हमारे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। सी हियर, आपको एक कंपैरिजन का क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर द बिल ऑफ राइट्स इन इंडिया एंड बिल ऑफ राइट ऑफ साउथ अफ्रीका। इनके कॉन्स्टिट्यूशन और इनके फंडामेंटल राइट्स का भी कंपैरिजन आ सकता है। ओके, नाउ सी बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो अबाउट दिस। जो उनके साउथ अफ्रीका की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, अम्ब्रेला पार्टी थी, मतलब मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, वो साउथ अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी थी।
ठीक है। तो इंडिया में भी कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। हमारे इंडिया में जैसे गांधीयन फिलॉसफी थी, पीसफुल फिलॉसफी थी, तो जो वहाँ के लीडर थे नेल्सन मंडेला, ही वाज आल्सो द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में और अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे एक सिमिलैरिटी अभी हम रीड कर रहे हैं, बिल ऑफ राइट्स। तो ये कब बना था? इट वॉज इनॉग्रेटेड इन 1996, दिसंबर 1996। तो जो इसकी प्रोमलगेशन है, इसकी स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है, जो इसको शुरुआत में इसके है, तो वो ये बताता है कि सिविल वॉर के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद अपार्थाइड, उनको मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लोगों ने फेस की थी। ओके, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए पहले ही कुछ प्रोविजन रखी। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बिल ऑफ राइट्स एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेसी। क्या तो उन्होंने इसका मेन जो था मुद्दा माना है कि क्योंकि पहले उन लोगों ने बहुत सारे ये डिस्क्रिमिनेशन फेस किए हुए थे, तो अब उसको फॉरबिड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, तो उन्होंने क्या रखा है, एक बिल ऑफ राइट्स। अकॉर्डिंग टू बिल ऑफ राइट्स स्टूडेंट्स, इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहला काम किया कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होगा। बिल ऑफ राइट्स में एंटर कर दिया, इट फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन। किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन? कोई भी रीजन, चाहे कोई रेस है मतलब कलर, स्किन कलर, जेंडर है मेल फीमेल, प्रेगनेंसी बेस पे, उनके जो मार्शियल स्टेटस है मतलब मैरिड अनमैरिड, एथनिक, सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्साइंस, बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज, बर्थ, किसी भी बेस पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इसका फर्स्ट फीचर हो गया बिल ऑफ राइट्स इन अफ्रीका। तो दूसरा इसका है, इट ग्रांट्स परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू द सिटीजन। ये सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है स्टूडेंट्स, और इसने जो अपने सिटीजन के लिए दिया वो बहुत ही बेस्ट प्रोविजन माने जाते हैं जो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स अपने लोगों के लिए दिए। तो अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनका, जो एनफोर्स करता है उनके राइट्स को, एनश्राइन कर उसको लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रखा गया है। और सम राइट्स इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, उनमें कुछ राइट्स की एग्जांपल आपको नीचे गिवन है। फॉर एग्जांपल, राइट टू डिग्निटी, सबको अपनी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपने जो उनकी इमेज है उसको रखने का पूरा राइट है। राइट टू प्राइवेसी, कोई बाहर से उनके दखल अंदाजी नहीं कर सकता। एंड राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिस, जो भी वर्क करेगा उसको फेयर वेजेस मिलेंगी वर्क के अकॉर्डिंग। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी कोई पोल्यूट नहीं करेगा, गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको हेल्दी एनवायरनमेंट देना। एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट देना और उस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करने का भी उनको राइट मिला हुआ है। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग, सबके पास रहने के लिए उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग एडिक्वेट हाउसेज होने चाहिए, सफिशिएंट मतलब जो उनकी जरूरतें हैं पूरी होनी चाहिए। राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रंस राइट्स, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में भी है, इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस फील्ड में लोगों को कोई नॉलेज चाहिए, वो उनको पूरा राइट है कि वो जान सकें। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है, what are the basic rights given in the list of Bill of Rights in African Constitution? Second इसका B part है, which rights are similar to Indian rights? ओके, तो कौन कौन से राइट्स है जो इंडिया में भी अवेलेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये राइट्स का जो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपने नोटबुक पे भी पूरा लिखना है। अब देखते हैं हमारे इंडियन जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे इलीगल अगर कुछ वर्क करती है तो अगर वो वायलेट करती है तो जुडिशरी उसको पूरा प्रॉपर मैनर से देख सकती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं होता, हमारे कंट्री में थोड़ा स्लो प्रोसेस भी हो सकता है, मे बी ड्यू टू द करप्शन, ऐसा भी हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब लास्ट में लिखा है कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, परमानेंट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। मीन्स अगर राइट टू फ्रीडम मिल गया, इसका मतलब ये नहीं हम कहीं भी विदाउट एनी प्रूफ वी कैन मूव हियर एंड देयर। तो हमारे लिए जैसे कई जगह पे ज़रूरत होती है हमारे आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, और कंट्री के आउटसाइड कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे
हमारे कंट्री का जैसे डिफेंस एरिया हम नहीं जा सकते, तो उस केस में हम ये नहीं कर सकते हमें राइट टू फ्रीडम। इट मीन्स जितने भी हमारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उन राइट्स को ये भी लिखा हुआ है कि ये अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। किसी केस में इनको गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है, थोड़ी देर के लिए इनको क्या कर सकती है, रोक भी सकती है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में प्रोटेक्शन बेस पे या कर्फ्यू बेस पे, तो हमारी फ्रीडम जो है गया वो उसको बैन करती है थोड़ी देर के लिए। इट मीन्स जो हमारी राइट टू फ्रीडम है ये क्या हो गया, अनलिमिटेड नहीं। तो ये हो गए हमारे राइट्स के ऊपर जो लिमिटेशंस है। गवर्नमेंट कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा के अपने राइट्स को उनको यूज़ करने के लिए मना कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं आपने अभी तक क्या सीखा। चेक योर प्रोग्रेस। कंपेयर करना है अपने फंडामेंटल राइट्स को इंडियन और बिल ऑफ राइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें से कॉमन चीज़ें कौन सी, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ साउथ अफ्रीका में इंडिया में नहीं है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, और या सॉरी हमारा राइट टू प्राइवेट राइट्स है हमारा। तो आपने क्लियरली इसको देखना है कि अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका में ग्रांट है लेकिन इंडिया में नहीं है, इंडिया में वो बैन है। ऐसे कौन से राइट आपने कंपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो। You are suggested to save the video in the list. Okay, so rest of the topic we will complete in the next video. So till that, stay safe and stay connected.